नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सिस और मैं हूं ओमकार पांडे। दोस्तों, जिस तरह से ईंधन तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में महंगाई की मार झेल रहे लोग तो परेशान हैं ही, साथ में सरकार के सामने भी यह किसी चुनौती से कम नहीं है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के साथ साथ महंगाई एक बहुत बड़ा कारण रही है, जिसने बीते कई दशकों में तमाम सरकारों को बदल दिया है। इस बात से मौजूदा सरकार भी भली भांति परिचित है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और महंगाई बढ़े। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी आर्थिक परिस्थितियां हैं जिनसे सरकार चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती, और इसी बात का सीधा असर महंगाई और ईंधन तेलों के दामों पर पड़ता है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते ईंधन तेलों के दाम का यह तो एक पक्ष रहा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। तो दोस्तों, अगर हम ईंधन तेलों के दामों पर नियंत्रण लगाने की सरकार के रवैये को देखें, तो इस प्रकार का कोई भी संतोषजनक रवैया सरकार नहीं दिखा रही है। लेकिन यह एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस समस्या के समाधान करने की दिशा में सरकार का ध्यान उन विकल्पों की तरफ है जिससे आम जनता की पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता ही समाप्त हो जाए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से विकल्प हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। आप सबने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले भारत के केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन से संसद पहुंचे थे। अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर इन्हीं ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को माना जा रहा है। अब बात करेंगे कि अगर वास्तव में सरकार का ध्यान पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के वैकल्पिक वाहनों की ओर है, तो इस दिशा में सरकार अब तक क्या कर रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को धरातल पर उतारने के लिए अब तक भारत सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं या उनके प्रयास किस स्तर तक पहुंचे हैं। इस मुद्दे पर बात करें इससे पहले यह जान लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की खासियत क्या है, क्या यह आम जनता के लिए किफायती है, और पेट्रोल और डीजल पर आधारित वाहनों की अपेक्षा आम लोगों के लिए ये वाहन कितने सुरक्षित और कितने कारगर हैं। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन वाहन एक तरह का वैकल्पिक ईंधन वाहन है जिसमें ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगर हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की बात करें तो एक बात जानना जरूरी है कि अब तक हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अंतरिक्ष, रॉकेट और विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में परिवहन संसाधनों के लिए किया जाता था। लेकिन साल 2014 के बाद भारत सरकार के मेक इन इंडिया और पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस बात पर विचार विमर्श शुरू हुआ कि आम आदमी के लिए हाइड्रोजन को कैसे यूटिलाइज किया जाए और दैनिक जीवन में हाइड्रोजन को कैसे उपयोगी बनाया जाए। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को तैयार करने की कवायद शुरू हुई। इसी क्रम में 2021 तक विश्व के चुनिंदा बाजारों में टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोजन कारों के दो मॉडल सामने आए। टोयोटा मिराई दुनिया का पहला ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन वाहन है जिसका अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो के अलावा होंडा क्लैरिटी नाम के ग्रीन हाइड्रोजन वाहन का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन साल 2016 के बाद शुरू हो चुका है। दोस्तों, 17 मार्च को केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तब सबको चौंका दिया जब वो हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे थे। उनकी हाइड्रोजन कार का नाम टोयोटा मिराई था, जिसका उत्पादन अब बड़े पैमाने पर पूरे विश्व भर में चल रहा है। वहीं हाइड्रोजन कारों का परीक्षण करने वाली अधिकांश कंपनियां बैटरी इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच कर चुकी हैं, जिनका ईंधन आधार ग्रीन हाइड्रोजन है। विश्व की बहुचर्चित ऑटोमोबाइल कंपनी वोक्सवैगन ने बताया कि दिसंबर 2020 तक दुनिया भर में कुल 31,225 लोग हाइड्रोजन से चलने वाली कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि आखिर भारत ग्रीन हाइड्रोजन वाहनों का भारत में क्या भविष्य है, और बदलते तकनीकी दौर में एक आम आदमी के लिए क्या ये वाहन किफायती साबित होंगे या नहीं। तो बता दें कि हाइड्रोजन एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है और यह कभी खत्म नहीं हो सकता। लिहाजा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में हाइड्रोजन चलित वाहन किफायती तो बहुत हैं, लेकिन विशेषकर भारत में इसके वित्तीय व्यवहार्यता पर बड़ा सवालिया निशान है। वित्तीय व्यवहार्यता क्या है? तो वित्तीय व्यवहार्यता से तात्पर्य समुचित आर्थिक प्रगति के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने की क्षमता से है।
मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो आर्थिक रूप से आम आदमी के लिए यह किफायती नहीं होगा, क्योंकि इसके जरिए वह कोई कमाई नहीं कर सकेगा, इसलिए इसकी वित्तीय व्यवहार्यता नगण्य है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस तरह के वाहनों की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि इन्हें चलाने के लिए बड़ी मात्रा में लिथियम और कोबाल्ट की जरूरत होती है, जिसकी भारत में कमी है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आर्थिक नजरिए से एक ट्रक के संचालन में अत्यधिक जीवाश्म ईंधन की जरूरत होती है। अब इस जीवाश्म ईंधन को अगर हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं तो इसकी रासायनिक शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलने के लिए अधिकांश लिथियम और कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़े परिवहन व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर हाइड्रोजन वाहन किफायती नहीं होंगे। वहीं अब यह सवाल है कि अगर हरित हाइड्रोजन वाहनों को धरातल पर उतारा जाता है तो सरकार के समक्ष ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो उभर कर सामने आएंगी। तो बता दें कि हरित हाइड्रोजन वाहनों को अगर जल्द ही मार्केट में उतार दिया जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती इसमें यह होगी कि हाइड्रोजन भरने वाले नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि चाहे सीएनजी हो या इलेक्ट्रिक वाहन, सबके लिए बड़े पैमाने पर ईंधन भरने वाले नेटवर्क मौजूद हैं। लेकिन अगर तत्काल ग्रीन हाइड्रोजन वाहनों को सड़क पर उतार दिया जाए तो बुनियादी ढांचे के एक और सेट के निर्माण करने की आवश्यकता होगी, जिस पर अब तक कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब तक केवल हाइड्रोजन से चलने वाली कारें ही सामने आई है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगले 4 से 5 वर्षों के अंदर ही हाइड्रोजन से चलने वाले 2 पहिए वाहन भी आम आदमी के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। बहरहाल हाइड्रोजन वाहन पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली है, लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वाहन प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। बेशक इनको उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन इनके लिए आवश्यक है कि आमूलचूल परिवर्तन और आम लोगों के लिए आर्थिक रूप से तकनीकी केंद्रित व्यवस्था के साथ अगर यह परिमार्जित स्वरूप में सामने आता है, तब निश्चित तौर पर परिवहन के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। धन्यवाद।